The topic is the same, common problems in dialysis unit. We will try to cover up in 20 minutes. Yes, 12:40 ko I will stop this. A 30-year-old male weighing 50 kilos came to my OPD with generalized weakness and tiredness, had no swelling and was passing good urine. The blood tests were as follows: 9 grams hemoglobin, WBC and platelet normal, blood urea 290, creatinine is 18 milligram, sodium potassium normal. So quickly we put a double lumen catheter and sent immediately for dialysis. Looking at the reports, sabhi log ghabraye hue the. Now a few things are important. One, he's 50 kilos. Two, he's passing very good urine. So you must be wondering ke 290 urea, creatinine is 18. अभी तक क्या सोया था क्या वो patient क्यों इतना late आया? And then you will realize that there are different types of kidney diseases. Some of them in which urine output बहुत अच्छा है. They are called tubular interstitial disease. Some of them जिसके glomerular disease होते हैं, diabetic kidney होती है, उनको even at 5 creatinine उनके swelling, oliguria, breathlessness. So those patients even with 5-6 creatinine they become symptomatic. इसलिए तो लोग बोलते हैं कि at 5 creatinine start making a fistula, क्योंकि पता नहीं चलता कौन सा पेशेंट कब सिम्टोमेटिक हो जाएगा. सो बिकॉज इसको शायद ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल डिजीज थी, इसकी यूरिन आउटपुट बहुत अच्छी थी, यंग था, धीरे धीरे बॉडी यूज टू हो गई थी, तो इसलिए क्रिएटिन 18 में भी वो आराम से चलते फिरते अपने क्लिनिक में आया कि मुझे थोड़ी कमजोरी है, नॉट पासिंग यूरिन. कई बार उसको विश्वास नहीं होगा कि ये यूरिया और क्रिएटिन सही है क्या. ही विल से कि भाई ये शायद रिपोर्ट ही गलत हो. सो हाउ विल यू मैनेज. तो ऐसा था कि सीनियर टेक्नीशियन बिजी था, बहुत हैवी डे चल रहा था. उसने जूनियर को बोला बेटा तू स्टार्ट कर ले, यू विल आल्सो गेट एक्सपीरियंस. तो जूनियर वाज हैप्पी, चांस मिला फर्स्ट क्लास. उसने देखा डॉक्टर ने डबल ल्यूमेन कैथेटर तो बहुत बढ़िया डाला है, 300 तक फ्लो आ गया, हिपेरिन फर्स्ट क्लास यूज़ की, क्लॉटिंग नहीं हुआ, डायलिसर कुछ नहीं, 3 घंटे तक फर्स्ट क्लास डायलिसिस किया. सडनली आफ्टर 3 आवर्स ही हैड हेडेक, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर शॉट अप टू 180/100 एंड हाफ एन आवर लेटर पेशेंट हैड कन्वर्जेंस. अभी सब घबराए, देखा अरे इधर जुगुलर पे भी देयर इज अ लार्ज हीमेटोमा अराउंड द जुगुलर कैथेटर. बीपी शूट अप हो गया था, पेशेंट हिला, उसने देखा बीपी क्वाइट हाई है, ही गिव सबलिंगुअल निफिडेपिन एंड सडनली बीपी क्रैश टू 80/60. ही वाज शिफ्टेड टू आईसीयू. सो दिस इज अ सिनेरियो व्हिच समटाइम्स हैपन if there are no senior people to control it, and the nephrologist has not given proper specific instructions as to how to start dialysis. So what factors you must consider while you are starting your first dialysis? Length of session, blood flow rate, choice of dialyzer. Now ये talk seniors को लगेगा ये तो सब हमको आता है. सीनियर्स का तो आपको तो पता है MBA डिग्री होता है, मन्ने बद्दू आवड़े छे. बट एक्चुअली दिस इज मेंट फॉर जूनियर्स, क्योंकि सीनियर्स को सब पता रहता है, खास करके दीज आर सिंपल थिंग्स, क्योंकि दे हैव ऑल सीन सच कॉम्प्लिकेशंस. द नेफ्रोलॉजिस्ट आल्सो सीन सच कॉम्प्लिकेशन. इसीलिए तो वो ऑर्डर्स क्लियर कट दे के जाना चाहिए नेफ्रोलॉजिस्ट को कि हाउ मेनी आवर्स डायलिसिस, व्हाट शुड बी ब्लड फ्लो, कौन सा डायलिसर चुनना है, व्हाट इज द हाउ मच एंटीकोएगुलेशन, dialysate composition, कितना fluid निकालना है, and all these are important when you start your first dialysis on a patient. So we all know जैसे ही double lumen catheter डालते हो, immediately if you send the patient to the dialysis unit, and if putting the catheter was difficult or was not sonography guided or 2-3 attempts were required, बीच में एक आधा अगर arterial puncture हो गया, कुछ हुआ, so obviously these are dangerous situations. तो एक जनरल आइडिया रहती है कि हेपेरिन फ्री डायलिसिस से शुरू करें तो बेटर रहता है. हेपेरिन फ्री डायलिसिस इज मेंट फॉर दैट. और फर्स्ट यूज डायलिसर ट्यूबिंग में वैसे भी यू कैन ईजिली डू हेपेरिन फ्री डायलिसिस. रीयूज में फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ अ फ्रेश न्यू एक्सेस ब्लीडिंग. The other thing is इतना ज़्यादा यूरिया क्रिएटिन वालों को यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस होने का डर रहता है. इनफैक्ट वो डॉक्टर अमजद खान ने बताया था ना कि चेस्ट पेन इन अ पेशेंट हु इज इन डायलिसिस. सो कुछ चेस्ट पेन्स आर ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस,
इनफैक्ट आजकल के ज़माने में थोड़ा कम हो गया, बट हमारे ज़माने में पेरिकार्डियल रब और यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस वाज वेरी कॉमन। ऑल द रेजिडेंट्स ने पेरिकार्डियल रब तो सुना ही होगा उनके नेफ्रोलॉजी टेन्योर में। We know that length of session has to be short to avoid dialysis disequilibrium. जितना ज़्यादा यूरिया क्रिएटिन होगा उतना कम लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस होती है. Preferably 2 hours is enough as a first dialysis. You should try and reduce urea by not more than 30%. Some may require बार daily short dialysis, पहले 2 hours, 2.5 hours, 3 hours, etc. Incrementally, धीरे-धीरे you may have to increase it. We know that the blood flow in the beginning should be around 150, sometimes 200 on an average. Again, somebody had pointed out, one of the speakers, that you should not use high efficiency dialyzer, not high efficiency dialysis. Of course, biocompatible membranes are preferred, and sometimes you also have first use reaction, but in this case it is more important to know because the urea creatinine is very high. Similarly, first use में net ultrafiltration बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, but then if the patient is grossly fluid overloaded, तो आपके पास choice नहीं होता. In such situation, sometimes people use isolated ultrafiltration if there is severe fluid overload. Again, ये double-edged weapon रहती है when you try and remove more fluid in a badly uremic patient. If he is already having high potassium, तो कई बार आफ्टर आइसोलेटेड अल्ट्राफिल्ट्रेशन पोटेशियम लेवल इज स्टिल हाई एंड हाइपरकिलेमिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो कॉन्सेप्ट है उसकी यूरिन आउटपुट बहुत अच्छी है. ही माइट बी हैविंग 2 liters ऑफ यूरिन आउटपुट. फॉर सच पेशेंट्स यू मे इनफैक्ट रिक्वायर आप सलाइन प्राइम करके सलाइन लोड करके कई बार डायलिसिस शुरू करते हैं. आजकल एसिटेट डायलिसिस नहीं होता. हमारे ज़माने में एसिटेट डायलिसिस बहुत कॉमन थी. आजकल तो सभी लोग बाइकार्बोनेट डायलिसिस करते हैं. ये पॉइंट कई बार नेफ्रोलॉजिस्ट भी भूल जाते हैं कि अवॉइड सडन करेक्शन ऑफ लो सोडियम. अब जब बहुत फ्लूइड ओवरलोड होता है, क्रॉनिक यूरेमिया होता है, पेशेंट्स डायूरेटिक्स पे होते हैं और कई बार एकदम ड्राई हो जाते हैं, सो उनका सोडियम बहुत लो होता है. तो अगर उनका सोडियम से 100 है और हमने उनको नॉर्मल सोडियम पे डायलिसिस कर दिया, तो सडन करेक्शन से सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस करके एक बीमारी न्यूरोलॉजी की होती है, जिसमें पेशेंट ऑलमोस्ट दोनों हाथ पैर ऑलमोस्ट पैरालाइज जैसे रहते हैं, सिर्फ आँख खुली रहती है. तो ये डेडली और डेंजरस डिजीज़ है, क्योंकि सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस में कई बार पॉन्स इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है. तो करेक्शन ऑफ सोडियम जो है वो ध्यान रखना है. ये नेफ्रोलॉजिस्ट की ड्यूटी है आपको ऑर्डर देना कि डायलिजेट सोडियम only slightly higher than blood sodium रखें in the beginning if you are doing first dialysis. Similarly, most often आपके नेफ्रोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं ये बार बार पोटेशियम फ्री डायलिसिस करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब सीवियर एसिडोसिस होता है तो वो एसिडोसिस करेक्ट होने से पोटेशियम बहुत कम हो जाता है. और कुछ पेशेंट्स का पोटेशियम पोस्ट डायलिसिस ऑलमोस्ट 2.53 तक 2.8 तक चला जाता है. एंड देन उनको उल्टी प्रॉब्लम आती है, यानी ऑपोजिट इश्यूज आते हैं. हाई पोटेशियम से एरिथमिया होने के बदले लो पोटेशियम से एरिथमिया होते हैं. डायलिसिस फ्लो आप नॉर्मल रख सकते हैं. सो ये डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम जो इस पेशेंट को हुआ, वो कई बार थोड़ा थोड़ा डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम आपके कई पेशेंट्स में होता है जो ट्वाइस अ वीक डायलिसिस लेते हैं, जिनका यूरिया क्रिएटिनिन बहुत हाई रहता है, पर वो सिर्फ थोड़ा हेडेक पोस्ट डायलिसिस, थोड़ा नॉशिया पोस्ट डायलिसिस, थोड़ा वॉमिटिंग डिजीनेस पोस्ट डायलिसिस, क्योंकि वो अच्छा बड़ा डायलिजर ट्यूब लेते हैं, हाई सरफेस एरिया वाला, हाई स्पीड में 400 की ब्लड फ्लो में डायलिसिस कराना चाहते हैं, लेकिन आना चाहते हैं ट्वाइस अ वीक ओनली. सो सडन reduction in urea creatinine even in a chronically dialysis patient causes mild symptoms of dialysis disequilibrium, जिसको हम बोलते हैं अरे ये तो पोस्ट डायलिसिस हेडेक नॉशिया. अगर ये सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं तो फिर तो रेस्टलेसनेस,
विजन की प्रॉब्लम, फ्लैप्स आते हैं, कई लोगों को कन्वर्जन आते हैं, जैसे हमारे ये पेशेंट को आए, और कोमा में जा सकते हैं, समटाइम्स डेथ हो सकती है। सो डायलिसिस डिसिक्लिब्रियम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड उसका रीज़न है कि देयर इज कलेक्शन ऑफ वाटर इनसाइड, सेरेब्रल एडीमा हो जाता है। ब्लड में से तो आपने सारा कुछ निकाल दिया, यूरिया, क्रिएटिन, लेकिन ब्रेन में से निकालने में टाइम लगता है, बिकॉज देयर इज वन ब्लड ब्रेन बैरियर जो क्रॉस करने में टाइम लगता है, और इसीलिए से ये डायलिसिस डिसिक्लिब्रियम होता है। इसलिए हम स्लोली, धीरे धीरे डायलिसिस की ड्यूरेशन, ब्लड फ्लो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। सो बेस्ट ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन, ऑल्दो कुछ लोग मैनिटॉल देते हैं, कुछ लोग सलाइन देते हैं, कन्वर्जन आता है इसलिए आईवी एप्टॉइन देते हैं, एंड इफ इट इज माइल्ड टू मॉडरेट तो जस्ट बाय वेटिंग एंड वॉचिंग 24 घंटे में वो कम हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स तो ऑलरेडी चेक हो गए हैं कि जिनको हेडेक आता है उनको थोड़ा सा ब्लड फ्लो इनिशियली कम करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स डायलिसिस बढ़ा सकते हैं, डायलिसिस टाइम बढ़ा सकते हैं, कई बार ग्लूकोज देने से हेडेक्स कम होते हैं। क्रैम्प्स आई थिंक लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, बट कुछ लोगों को इन स्पाइट ऑफ नॉट रिमूविंग टू मच फ्लूइड क्रैम्प्स आते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को फेमिलियल क्रैम्प्स होते हैं, कुछ लोगों को कैल्शियम डेफिशिएंसी से क्रैम्प्स होते हैं, कुछ लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं। दे से क्विनिन 2 घंटे बिफोर डायलिसिस समटाइम्स हेल्प्स। कुछ लोग गैबापेंटिन लेते हैं क्रैम्प्स कम करने के। ये सब क्वेश्चनेबल आइटम्स है। मोस्ट ऑफन क्रैम्प्स आर बिकॉज ऑफ ड्राई वेट की असेसमेंट गलत रहती है। आई थिंक ये ऑलरेडी कवर हो गया, ये एयर एम्बोलिज्म है, एंड वी गेव डॉक्टर अमजद अ चांस। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज, एज ही सेड राइटली, कि इनफैक्ट एक दो केसेस हमारे नेफ्रोलॉजी कम्युनिटी में दिखाए थे। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे इन्होंने बताया कि एयर डिटेक्टर को जो कई लोग बाईपास करते हैं आजकल, तो फॉर्चुनेटली वो ज़रा मुश्किल हो गया है, बट अदरवाइज बाईपासिंग एयर डिटेक्टर इज़ वन ऑफ द क्राइम्स विच वी शुड नॉट ट्राई कमिट। सो कई बार निकालते समय, ये पॉइंट शायद रेज नहीं किया है, जुगुलर निकालने पेशेंट आता है तो बैठ के ही टेक्नीशियन के पास जगह नहीं होती, कई बार सोने की सुला के कैथेटर निकालने की, तो कुर्सी पे बिठा के भी कैथेटर निकाल देते हैं और दबाते हैं। दैट इज अनदर डेंजरस एरिया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ केसेस जिसमें जुगुलर कैथेटर निकालते निकालते एयर एम्बोलिज्म होती है। एंड आई थिंक एक जगह पे हमने बताया था कि इफ द ब्लड फ्लो इज पुअर, देन रिमेंबर, जब हम फिडल बहुत करते हैं उस लाइन से, फ्लो नहीं बराबर आ रहा है, फ्लो प्रॉब्लम ऊपर नीचे हो रही है, दैट इज द टाइम व्हेन एयर एम्बोलिज्म होने का, सेंट्रल लाइन की एडजस्टमेंट के टाइम पे एयर एम्बोलिज्म होने का कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होता है। और कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बैग फिनिश होते टाइम, सलाइन बैग फिनिश होते टाइम, ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ डायलिसिस ये प्रॉब्लम आती है। दीज आर लेस नाउ, technicians are also careful, machine की technology improve हो गई है, and these problems are definitely less. We have already covered chest pain on dialysis completely. hemolysis के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हो गया। किसी ने क्वेश्चन पूछा था अबाउट ओवर हीटिंग ऑफ डायलिसिस 38 डिग्री के बाद में, अगर डायलिसिस टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा तो हिमोलिसिस होने का चांस है। एज आई हैड सेड अर्लियर ऑल्सो कि नॉर्थ इंडिया में जब गर्मी 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, उन लोगों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है अबाउट हिमोलिसिस। एंड डॉक्टर अमजद हैड सेड कि हाइपरकैलेमिया, सडन डेथ इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो हिमोलिसिस के कुछ कारण उन्होंने ऑलरेडी रेज किए हैं, कंटामिनेशन फ्रॉम ब्लीच, फॉर्मलिन, रिनालिन, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, क्लोरामीन्स, नाइट्रेट्स, वाटर सप्लाई में वो सोल्डरिंग कई बार कॉपर से होती है, एंड ऑफ कोर्स हाइपोटोनिक डायलिसिस होगा, माल फंक्शन ऑफ ब्लड पंप, बार बार किंकिंग ऑफ द ट्यूबिंग एंड ऑल दैट। सो ये भी कवर किया गया है। एंड यस, सो ये अगेन टेक्नीशियंस जो सीनियर हैं, दे आर क्वाइट यूज्ड टू दिस प्रॉब्लम। A 60-year-old male on regular hemodialysis started on dialysis. 15 मिनट में he complains of restlessness, low blood pressure, becomes breathless, has chest pain. इसके कई कारण होते हैं, but one of the causes is that within first 5 minutes of starting, suddenly अगर खांसी, cough, abdominal pain, backache, itching, low blood pressure होता है,
तो वन ऑफ द रीजन इज द फर्स्ट यूज रिएक्शन और समटाइम्स रिनलिन रिएक्शन, और पहले लोग फॉर्मलिन यूज करते थे. दैट काइंड ऑफ रिएक्शन occurs in some patients depending on the quantity of sterilizing fluid which you have used. Ethylene oxide sterilization, this is more common in the charitable centers जहाँ पर ethylene oxide sterilization की facility नहीं है. We have to use predominantly the standard renal. आजकल AN69 मेम्ब्रेन वाले ज़्यादा डायलिजर यूज़ नहीं होते. ACE इनहिबिटर्स जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, ये एक पेशेंट को दे मेक द पेशेंट प्रोन टू डेवलप सच फर्स्ट यूज रिएक्शंस क्वाइट कॉमन. सो इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी, बेसिकली इट्स अ एनाफिलैक्सिस काइंड ऑफ रिएक्शन. कई बार हिपेरिन से ऐसे होता है, कई बार फॉर्मलिन से होता है, रीनालिन से होता है. एंड ऑफ कोर्स पहले लोग एसिटेट डायलिसिस करते थे और पेशेंट सीरियस होकर आता था, आईसीयू का पेशेंट होता था, बाइकार्बोनेट सिर्फ 10 थे, तो एसिटेट डायलिसिस पे वो 10 बाइकार्ब भी एक्चुअली 5 हो जाता था इन द फर्स्ट 5-10 मिनट्स, एंड देन धीरे धीरे एसिटेट यूज्ड टू गेट कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट और तब जाके एसिडोसिस करेक्ट होता था. सो वो प्रॉब्लम आजकल उतना कॉमन नहीं है कि विद इन 5 मिनट्स प्रॉब्लम्स ड्यू टू दैट. ये क्या है? ये तो वही क्वेश्चन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट. खाना खाते खाते ड्यूरिंग food while you are trying to remove a lot of fluid, 5 kg weight gain wala patient, he is eating, suddenly everybody is relaxed, he starts yawning, develops vomiting and sweating. This is basically khana khate khate hypotension. Dr. Keskar has already covered this up. One thing you have to remember कि ये diabetic patients को sudden hypotension बहुत common होता है क्योंकि उनको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है. उनकी हार्ट इज नॉट एबल टू इमीडिएटली रेज द कार्डिक आउटपुट टू दैट लेवल क्योंकि उनमें ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं. या दोज पीपल जिनके कार्डिक फंक्शन बहुत पुअर हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हैं, ऐसे पेशेंट्स को ड्यूरिंग डायलिसिस लो ब्लड प्रेशर होता है. सो दीज आर ऑल things which are already covered. एरिथमियाज होते हैं, खास करके पोटेशियम फ्री डायलिसिस वाले, कैल्शियम फ्री डायलिसिस वाले. सो जब हम स्पेशल डायलिसिस करते हैं तो देयर हैज़ टू बी ए रीज़न कि क्यों आप कैल्शियम फ्री डायलिसिस कर रहे हो, क्यों आप पोटेशियम फ्री डायलिसिस कर रहे हो. और ऐसे पेशेंट्स के समय आपको ध्यान रखना है कि सडन डेथ इज़ वेरी कॉमन. हम बाद में किसी दिन एक वो टॉपिक भी लेंगे कि सडन डेथ ऑन डायलिसिस इन अ डायलिसिस यूनिट क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे हैंडल करना है. ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, इसलिए हाउ टू अवॉइड लो बीपी फ्रॉम एक्सेसिव, ये तो ठीक है, दिस इज ऑल कवर्ड अप. इट्स रिपीटिशन. This is sepsis. We have already covered up. I have actually the slide for all kinds of problems, and many of these topics are already covered up. So thank you friends. हम लोगों ने आज from chest pain, pneumonia, heart disease, hemolysis, air embolism, low BP on dialysis, high BP on dialysis, dialysis disequilibrium, फर्स्ट यूज रिएक्शन, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स जो कॉमन हैं डायलिसिस पेशेंट्स में, वो सारे कुछ कवर किए.